बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 जनवरी है और सभी नाजरीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। यहाँ ईरान से क़ुम से एक मुख्तसर अपडेट देना चाहूँगा। आज की ये खबर सिर्फ एक देश या एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उस वैश्विक प्रोपेगेंडा सिस्टम के टूटने की कहानी है जिनसे सालों से इजराइल और उसके समर्थक देशों ने दुनिया के सामने परोसा है। आज हालात ये है कि इजराइल का खुद को दिखाने वाला नैरेटिव पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। गाजा से लेकर मधुपुर तक जिस तरह आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं और अस्पतालों पर हमले हुए, उनकी तस्वीरें अब किसी एक मीडिया हाउस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल स्क्रीन पर है। यही वजह है कि अब इजराइल की हर सफाई, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर बयान को लोग सवालों की नजर से देख रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इजराइल की बातों पर भरोसा तेजी से गिरा है और यही कहा जा रहा है कि सच अब प्रोपेगेंडा से ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसी माहौल में ईरान खुलकर फिलिस्तीन और प्रतिरोध की आवाज के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि वो जुल्म के खिलाफ है और एक तरफा हमलों को नहीं सहेगा। यही बात इजराइल और उसके समर्थकों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। वर्षों तक जिस तरह ईरान को खतरा, आतंक का समर्थक और अस्थिरता फैलाने वाला देश बताकर पेश किया गया, अस्थिरता कहां से पैदा हो रही है और किसके हथियारों से मासूमों का खून बह रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने इजराइल की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा दिए। वही आज स्थिति यह है कि इजराइल अपने हर कदम को सही ठहराने में नाकाम दिख रहा है, जबकि ईरान का संदेश प्रतिरोध, आत्मसम्मान और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कई देशों और लोगों के बीच गूंज बना हुआ है। पश्चिमी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भले आप भी इजराइल के पक्ष में कहानी गढ़ने की कोशिश करे, लेकिन जमीनी सच्चाई और लाइव फुटेज उस कहानी को बार बार झुठला रहे हैं। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि इजराइल का सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो रहा है। ये ध्वस्त होना किसी एक बयान से नहीं बल्कि लगातार सामने आ रही सच्चाइयों से हो रहा है। ईरान के समर्थन में आवाज उठाने वालों का कहना है कि आज लड़ाई हथियारों से ज्यादा सच और झूठ के बीच की है और इस लड़ाई में इजराइल का झूठ भारी पड़ता दिख रहा है। जिस तरह पहले इराक, अफगानिस्तान और लीबिया के मामले में हथियार सुरक्षा और आतंकवाद के नाम पर दुनिया को गुमराह किया गया था, आज वही मॉडल मधुपुर के दोहराने की कोशिश हो रही। लेकिन फर्क इतना है कि अब दुनिया चुप नहीं, सोशल और आम लोगों की आवाज ने उस प्रोपेगेंडा दीवार में बड़ी दरार डाल दी है। मिलाकर आज की खबर यही है कि इजराइल की छवि अब उसके कंट्रोल में नहीं रही और ईरान चाहे राजनीतिक रूप से विवादों में क्यों ना हो, इस मुद्दे पर खुद को अन्याय के खिलाफ खड़े देश के रूप में पेश करते में सफल दिख रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 जनवरी है और सभी नाजरीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। यहाँ ईरान से क़ुम से एक मुख्तसर अपडेट देना चाहूँगा और मेरी गुजारिश है हमारे जो मित्र और दोस्त हैं जनाब अशोक कुमार पांडे साहब के वो इस अपडेट को नाजरीन और दर्शकों तक पहुँचाएँ। यहाँ हम लोग शहर क़ुम में मौजूद हैं। आज जुमे का दिन है, छुट्टी का दिन है। आप देख रहे हैं कि हम लोग बाहर निकले हैं एक ऐसे ही थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा सा हवा खाने के लिए, थोड़ा सा मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए। और यहाँ जो अभी सूरत हाल इस वक्त है, आज इस तारीख में 16 जनवरी में, ये तकरीबन वैसी ही सिचुएशन है जो जून के आखिर में थी। वो क्या सिचुएशन थी कि दुश्मनों ने एक बहुत बड़ा हमला इस देश पर किया था, नुकसान भी पहुँचाया था इस देश को। मकसद था इस देश को, इसकी क्रांति को पूरी तरह से नीस्त और नाबूद कर देना, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। नतीजा ये हुआ कि इस देश में इत्तेहाद और इंसजाम और यूनिटी में बहुत इजाफा हुआ पहले के मुकाबले में, और दुश्मन थोड़ी तकलीफ तो पहुंचाने में कामयाब हुआ, लेकिन दुश्मन अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर पा रहा है और ईरानी कौम के अंदर ज़्यादा यूनिटी और ज़्यादा जज्बा पाया जाता है। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पे 8 जनवरी को, 9 जनवरी को काफ़ी हिंसा हुई। ऐसी हिंसा हुई जिससे ये देश के आम जनता और नागरिक वो हिल गए। लेकिन यहाँ के नागरिक, इनको आदत नहीं है इस बात की कि इबादतगाहों पर हमला किया जाए, दरगाहों पर हमला किया जाए, सड़क पर मॉब लिंचिंग हो। लेकिन 8 और 9 जनवरी कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस देश के कई शहरों में ये हुआ। आम जनता को निशाना बनाया आतंकवादियों ने, और पुलिस और सिक्योरिटी कर्मचारियों की भी एक बहुत बड़ी संख्या इसमें घायल भी हुई और शहीद भी हुए इस सिलसिले में। तो ये यहाँ की सोसाइटी के लिए क्योंकि एक नया तजुर्बा था, काफ़ी इससे वो हिल गए, और उसके हिलने का नतीजा ये नहीं हुआ कि वो डर गए, घबरा गए, मायूस हो गए, बल्कि उनके अंदर फिर से एक बार और बड़े पैमाने पर
मुकाबला करने का जज्बा बढ़ा। और यही हमने 12 जनवरी को देखा कि 12 जनवरी को बड़े पैमाने पर यहाँ पर पब्लिक निकली और उसने अपने गुस्से का इजहार किया। किसके मुकाबले में? दुश्मनों के मुकाबले में, अमेरिका और इसराइल, इनके मुकाबले में अपने गुस्से का इजहार किया। अलबत्ता यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर आर्थिक एक मुश्किल है और वो महंगाई का प्रॉब्लम और मुश्किल यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन ये मुश्किल जहाँ यहाँ की जनता चाहती है कि इस मुश्किल से सरकार निपटे, और सरकार पर यह एतराज भी करती है कि आपने इस मैटर में मिसमैनेज किया है। आज भी एतराज यहाँ की जनता का है, लेकिन वो समझती है कि ये एतराज अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आतंकवादियों को इस बात की इजाजत दें कि वो आए और इस देश में जो चाहे और वो करें। अब सबके जहन में ये सवाल है कि आगे क्या होगा। तो जैसे मैंने ये अर्ज किया, इस वक्त की स्थिति जून 2024 के आखिर की स्थिति से बहुत मिलती हुई है कि दुश्मन ने एक आक्रमण किया ईरान पर, लेकिन वो उसमें नाकाम हुआ, मुंह खाई, और ईरान में गरचे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ईरान में ताकत और पहले से ज्यादा बढ़ गई और दुश्मन घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। तो इस एतबार से स्थिति अभी की और जून 2024 की बिल्कुल मिलती जुलती है। लेकिन एक फर्क के साथ, जब हम इस स्थिति में जून 2024 में थे तो ये तय हो गया था कि इस वक्त जंग जो बड़े पैमाने पर असलहे वगैरह की है वो रुक गई और आगे भी चंद दिन तक नहीं बढ़ेगी। लेकिन आज के दिन हम जब ये आज 16 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये फर्क है कि इसका इम्कान अभी भी पाया जाता है। दर हकीकत वो एक दुविधा में है अमेरिका और इसराइल के करे क्या। वो ने जो अभी इस बार कोशिश की आतंकवाद के जरिए यहाँ पर बदइंतजामी पैदा करने की, वो नाकाम हो गई, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा और ख्वाहिश इस देश को तबाह करने की वो तो अपनी जगह बाकी है। इसलिए इस बात की गुंजाइश कि वो फिर कोई कोशिश करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए इस पूरे क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में अभी भी तनाव बना हुआ है और आए दिन मुसलसल खबरें आ रही हैं कि ये हमला होगा, वो हमला होगा। देखिए, अगर आप लॉजिक और मंतिक की निगाह से देखें तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल की पोजीशन नहीं है बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की ईरान पर। क्यों? क्योंकि ईरान में पलटवार करने की क्षमता और ताकत पहले से भी कहीं ज्यादा, जून में जितनी थी उससे भी कहीं ज्यादा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एतबार से हो, चाहे यहाँ की जनता के इत्तेहाद के एतबार से हो, बहुत ज्यादा ताकत हो गई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पहली बार अब ईरान के कुछ जिम्मेदार, कुछ बड़ी पोजीशन के लोग ऑफिशियल तौर पर यह बयान दे रहे हैं कि हम अपने आप को महदूद नहीं समझते कि सिर्फ जब हम पर अगर कोई हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि हमला होने जा रहा है, हो सकता है हम कार्रवाई कर जाएं। ये यहाँ की ताकत और कॉन्फिडेंस की निशानी है। तो अगर लॉजिक के एतबार से देखा जाए तो हरगिज इसका कोई चांस नहीं है कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त आक्रमण करें बड़े पैमाने पर ईरान पर। लेकिन हकीकत तो यह है, कड़वा सच ये है कि अमेरिका और इसराइल लॉजिक के दायरे से काफी अरसा पहले ही बाहर निकल चुके। अब उनसे ये उम्मीद और तवक्को नहीं की जा सकती। घबराहट उनकी इतनी ज्यादा है, बौखलाहट इतनी ज्यादा है, उनका मिसकैलकुलेशन बार बार इतना होता है। अभी जून के जंग में देखा, अभी ये मिसकैलकुलेशन देखा, इतना ज्यादा होता है कि जितना आगे हम बढ़ता जा रहे हैं हमको इस बात का संदेह बढ़ता जा रहा है, इस बात का इम्कान बढ़ता जा रहा है कि पूरी तरह से गैर मंतकी तौर पर, पूरी तरह से इलॉजिकल अंदाज से वो पेश आए और इसलिए हमले का भी इम्कान बढ़ जाता है। बहरहाल ये मुकाबला जो 1979 से शुरू हुआ और जो 7 अक्टूबर 2023 से उसने और तेजी पकड़ी और शिद्दत पकड़ी है, ये मुकाबला अभी जारी है और आगे देखिए क्या होता है। ईरान की जनता, ईरान की हुकूमत इस वक्त पूरी तौर पर अपने आप को मजबूत महसूस करती है हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए, और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 2026 का साल काफी फैसला कुन साल साबित हो सकता है।